बहुत ही दयनीय होता है, बहुत ही पेनफुल होता है, इसीलिए इससे डरा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर के संदर्भ में गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से एंटी कैंसर एजेंट बनकर हमारे सामने आता है। देखिए, इस समस्या से इसलिए डरा जाता है क्योंकि इसका जो इलाज है वो बहुत पेनफुल है। कीमोथेरेपी की चर्चा की जाए या फिर रेडियोथेरेपी की चर्चा की जाए, ये इतने पेनफुल ट्रीटमेंट्स हैं कि जो करवा रहा है, जो व्यक्ति इसके बीच में से निकल रहा है, ये बस वो ही जानता है। इसीलिए इससे इतना घबराया जाता है, इसीलिए इससे इतना डरा जाता है। लेकिन अगर कैंसर की चर्चा करूं तो हमने ये कहावत अनेकों बार सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ, इलाज से बेहतर है कि बचाव कर लिया जाए। जी हाँ, अगर मैं आपको कहूं कि अगर कैंसर की बीमारी की चर्चा की जाए तो उस केस में भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है। उनको न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर हुआ, हम ये जानते हैं, और ये सब हमारे आसपास इस समय नहीं है। ये अगर मैं आपको कहूं, कैंसर को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखेंगे तो पॉसिबल है कि आपके जीवन में या फिर आपके किसी प्रियजन के जीवन में ये गंभीर बीमारी उत्पन्न ही ना हो। बीमारी की वजह सर वहीं पर हमारे सामने एक बहुत ही महान नारी शक्ति ने एग्जाम्पल दी है। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं, और इस लड़ाई में अपने जीवन को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कैंसर की बीमारी की बजाय। ये सब ब्रेन गेम है। अगर आप अपनी दिमाग की शक्ति को, अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो आप किसी भी संकट के साथ लड़ सकते हैं, जिस प्रकार से इन महान महिलाओं ने कैंसर की बीमारी से लड़ा। कि हर 8 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है, हर 8 में से एक व्यक्ति। अब आप ये सोचिए कि आपके सामाजिक सर्कल में कितने लोग हैं। अगर आपके सामाजिक सर्कल में सपोज कर लीजिए 80 लोग हैं, तो करीब करीब 10 लोगों को, उनमें से 10 लोगों को कैंसर होने की संभावना है। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया, अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया गया, तो आने वाले कुछ वर्षों में, मात्र आने वाले 2-3 ही वर्षों में, ये जो परसेंटेज है ये 12% बढ़ जाएगी 2025 तक। आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, कैंसर का मतलब है जब हमारे शरीर में, आप सब लोग जानते हैं हम सबके शरीर में कैंसर सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस फर्क इतना है कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, और कई बार तो बहुत सारे लोगों में ये कैंसर सेल्स गहरी नींद में ही रहते हैं, पूरा जीवन रहते हैं और पनपते नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ये पनपने लगते हैं। ये मल्टीपल सेल्स है पहली पिक्चर में। दूसरी पिक्चर में आपको एबनॉर्मल सेल्स नजर आ रहे हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक सेल्स। जब मैं शब्द कार्सिनोजेनिक इस्तेमाल करूंगी, उसका मतलब है कि ये वो तत्व है जिसकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं। जैसे ही इन सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू होती है, जैसे ही इन सेल्स को पोषण मिलना शुरू होता है रक्त के रूप में, ये सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये सेल्स इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं कि इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कि इन सेल्स को जब ब्लड सप्लाई मिलती है तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये ग्रो करने लगते हैं, और इस तरीके से ग्रो करते हैं कि मेडिकल साइंस भी बहुत मुश्किल से इस ग्रोथ को रोक पाती है। तो आज मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगी, जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम अपने जीवन में कैंसर के उत्पन्न होने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। ये फैक्टर्स 2 प्रकार की लिस्ट में होंगे। पहली लिस्ट वो जो आप सबके कंट्रोल में है, और दूसरी लिस्ट वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मैं अपेक्षा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो बातें हमारे कंट्रोल में हैं उनका तो पूरा ख्याल रखेंगे, इन सभी चेंजेस को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। पहला चेंज है आपके जीवन में तंबाकू और स्मोकिंग, सिगरेट।
जितने भी लोगों की भारत में मृत्यु कैंसर की वजह से होती है, उसका 32% भाग मात्र तंबाकू और सिगरेट की वजह से अपनी जानें खो देता है। यानी कि कैंसर की वजह से होने वाली अगर 100 मौतें हैं, तो उसमें से करीब करीब 32 मौतें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में तंबाकू और सिगरेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इस आदत को छोड़ा नहीं। पैकेट्स के ऊपर लिखा रहता है लेकिन फिर भी लोग उसे अनजान कर देते हैं। देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप आज ही अभी भी या फिर आपका कोई दोस्त मित्र हो उसे भी आप यही कन्विंस कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आरसीएम परिवार बिल्कुल भी इन बुरी आदतों में नहीं है, लेकिन समाज में बहुत से लोग हैं जिनको हमारी गाइडेंस की जरूरत है। तो सब लोग उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इन आदतों को एकदम से ना छोड़े, क्योंकि ये छोड़ भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे अपनी मेंटल स्टेट को इसके लिए प्रिपेयर करें कि मैं इस आदत को छोड़ रहा हूं, मैं इस आदत को छोड़ने वाला। जितना हमारे लिए सिगरेट और तंबाकू खराब है, उतना ही खराब ये शराब का सेवन है। शराब का सेवन हमारे शरीर में कैंसर को पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताती हूँ। देखिए, शराब को साइंटिफिक भाषा में एथेनॉल कहा जाता है। एथेनॉल जब हम पीते हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ही हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे एक केमिकल रिलीज करता है जिसे एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। एसिटल्डिहाइड अपने आप में कार्सिनोजेनिक होता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर मैं चर्चा करूं, तो अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो शराब पीने वाले लोगों में ज्यादा रिस्क होता है अलग अलग कैंसर को उत्पन्न करने का। तीसरा फैक्टर है प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट बंद खाने, बाहर का भोजन। मैं समझती हूँ कि हमें इन चीजों के द्वारा इतना फैसिलिटेट कर दिया गया है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है एक पैकेट ऑफ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। बड़ी ही कन्वीनियंस के साथ हम कहते हैं कि चलिए कुछ और नहीं मिल रहा तो चिप्स का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ये चीजें हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स पैदा करती हैं। पैकेट बंद खाना खाना, पैकेज्ड फूड खाना और खाने के लिए बाहर जाना, जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं उन्हें फॉलो करना, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ही गंभीर है। हमें इन चीजों को कंट्रोल करना है। कोशिश कीजिए, अगर कुछ भी लजीज खाने का मन कर रहा है तो उसे कोशिश कीजिए कि घर पर ही बनवा कर खाया जाए। पर जब हम जाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे आपके पैकेट बंद भोजन हो, चाहे कुछ भी रेडी टू ईट मटेरियल हो, आपको नहीं पता कि उसकी तैयारी कब से की जा रही है या फिर वो कितने महीनों पहले पैक किया गया है। तो जरूरी है कि इस केसेस में आप हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें। खाने की आदतों में आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि कोशिश कीजिए रेड मीट का सेवन ना कीजिए, क्योंकि रेड मीट का सेवन करने से भी हार्ट डिजीज, जो ये कैंसर की डिजीज है, ये बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आप सबसे आग्रह करूंगी कि प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कीजिए। बहुत ही पोषक तत्व, बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है प्लांट बेस्ड डाइट। चौथी आदत है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी को ना करना। हमें अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी करनी बेहद जरूरी है। बार बार हम इस चीज की चर्चा करते हैं, बार बार हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए फिजिकली एक्टिव होना कितना जरूरी है। दिन भर ज्यादातर समय एक ही बिस्तर पर, एक ही सोफे पर, एक ही काउच पर बैठकर समय बिताना आपके लिए अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप चलते फिरते रहिए, एक एक घंटे बाद उठकर एक चक्कर लगाइए। अगर आपका सिटिंग जॉब है, अगर आपका बैठे रहने का काम है, तो उसमें भी आपको जरूरी है कि आप हर 40-45 मिनट के बाद उठकर चक्कर लगाइए या फिर खड़े होकर अपने पाँव को छूने की कोशिश कीजिए। वो ऐसा करने से आपके शरीर में जो ब्लड सप्लाई है वो रेगुलर रहती है, उसे एक स्पीड मिलती है। और इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइजिंग जरूर करें। एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की,
किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी, आप साधारण वॉक कर सकते हैं, आप तेजी से जॉग कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी वॉक करते हैं तो। इसके अलावा आप जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अपनी सेहत के लिए फिजिकली एक्टिव जरूर रहे। अब ये तो थे कुछ फैक्टर्स, सिगरेट और तंबाकू को छोड़ना, शराब को छोड़ना, प्रोसेस्ड फूड्स को छोड़ना और एक्टिव रहना। ये चार चीजें हमारे हाथ में है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैनेजेबल फैक्टर्स हैं। उनके बारे में जिनको हम मैनेज नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो फैक्टर्स हैं वायु प्रदूषण और अल्ट्रावायलेट रेज। बड़े बड़े मोबाइल टावर से हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा रेडिएशंस पैदा हो रही हैं कि इन रेडिएशंस का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हमें वर्षों बाद जाकर पता लगेगा। इसकी गंभीरता आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि हमारे आसपास कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बर्ड्स हमें देखने को मिलते थे, चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया देखने को मिलती थी। सुबह उठते थे तो चहचहा उठता था हमारा वातावरण। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज हमारे आसपास वो चिड़िया, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स हमें देखने को नहीं मिलते। उनको देखने के लिए हमें बर्ड्स गार्डन जाना पड़ता है, जहां पर उन प्राणियों को प्रिजर्व किया गया है, उनको संभाला गया है, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है जिसमें वो बेहतर जीवन जी सके। सीधे तौर पर ये हमारे शरीर के लिए खराब है और हमारे अंदर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स पैदा करता है। क्यों, कैसे पैदा करता है? ये जितने भी फैक्टर्स हमने अब तक चर्चा की है, फ्राइड फूड हुआ या तंबाकू हुआ, सिगरेट हुई, शराब हुई, या फिर एयर पोल्यूशन हुआ, रेडिएशंस हुई, ये सभी फैक्टर्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को पैदा करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स, इनका दूसरा नाम ऑक्सीडेंट्स है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये फ्री अपने आप में इनमें क्षमता होती है कैंसर को एक्टिवेट करने की। इन फैक्टर्स से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो छठा फैक्टर है वो है अलग अलग प्रकार के वायरसेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस भी एक प्रकार के वायरस ही होते हैं। ये भी हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। अगर मैं हेपेटाइटिस सी की चर्चा करूं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर, तो ये भी एक प्रकार का वायरस है। जैसे ही ये हमारे लीवर के ऊपर अटैक करता है, हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, तो हमारे लीवर को धीरे 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 धीरे, देखिए यहाँ पर पहली पिक्चर में ये एक नॉर्मल लीवर है, इसके ऊपर ऐसे इफेक्ट्स ये करने लगता है कि ये जो लीवर है ये सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है और लीवर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इतना ज्यादा गंभीर इफेक्ट इन वायरसेस का है। और इन वायरसेस से बचने के लिए जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टर्स की का ध्यान रखें। हमें इम्यूनिटी बूस्टर भोजन करने चाहिए और इसके बारे में चर्चा हम डे 5 पर करेंगे। सातवां फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर की सूजन। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये सूजन ना सिर्फ हमारे शरीर में जो यंग लोगों को एकदम से बिना किसी लक्षण के, बिना किसी सिम्टम्स के हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है, बल्कि यही सूजन हमारे शरीर में कैंसर पनपने के, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने का भी एक बड़ा कारण है। इससे कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्वों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि हल्दी, अदरक या फिर लहसुन। तो ऑन द होल हम ये समझ रहे हैं कि हमें अपने शरीर में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना होगा, इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना होगा और इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। अगर हमारे शरीर के सारे पैरामीटर्स इस तरीके से सेट हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे शरीर में वो कैंसर सेल्स पनपे ना, उनकी ग्रोथ ना हो। और हम ये बात भी जानते हैं कि इन तीनों प्रोसेसेस को करने के लिए हमें किसी ऐसे तत्व की जरूरत है जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करे, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करे और इम्यूनिटी भी बढ़ाए। इन तीन में से दो फैक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन और इन्फ्लामेशन।
सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम भोजन और वायु हमारे अंदर जाती है, वो अंदर जाकर एक्टिवेट होकर मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है, जिसमें एनर्जी की रचना होती है और साथ में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट तत्व गामा ओरिजिनॉल की चर्चा हमने की थी। इन्फ्लामेशन में भी इसी प्रकार से हमने गामा ओरिजिनॉल की चर्चा की थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा रोल गामा ओरिजिनॉल अदा करता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि इन तीनों पैरामीटर्स पर गामा ओरिजिनॉल बिल्कुल खरा उतरता है। और जी हाँ, अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने से रोकने की क्षमता गामा ओरिजिनॉल में है। वही गामा ओरिजिनॉल अब भारत में मैन्युफैक्चर होने लगा है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी कैंसर एजेंट है। इसे भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स में, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में, साइंटिफिक स्टडीज में इस बात की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कैंसर सेल्स पैदा नहीं होते। देखिए, गामा ओरिजिनॉल में एक तत्व होता है जिसे साइक्लोआर्टिनल फेरुलाइट कहा जाता है। साइक्लोआर्टिनल फेरुलेट जो है, ये तत्व हमारे शरीर में जो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जिसमें कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलने शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। साइक्लोआर्टिनल फेरुलेट ऐसा तत्व है जो एंजियोजेनेसिस के इस प्रोसेस को काट सकता है। और आपको बताना चाहती हूँ कि ये रिसर्चेस प्रमाणिक रूप से ये बता चुकी हैं कि गामा ओरिजिनॉल में साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट नाम का जो कंपाउंड है वो पाया जाता है। इसीलिए गामा ओरिजिनॉल एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को काटने में सक्षम है। और कैंसर की चर्चा की जाए, डॉक्टर राहुल भार्गवा का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत के नामी गिरामी डॉक्टर हैं डॉक्टर राहुल भार्गवा। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल के बारे में और कैंसर के बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, बहुत सारी चर्चाओं में गामा ओरिजिनॉल को लेने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं डॉक्टर राहुल भार्गवा को। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancer if taken for a long period. How does it act? It has been a mystery that our own cells, T cells or NK cells, if are activated, can kill cancer cells. And this gamma oryzanol is basically cells, the cancer cells actually goes to NK cells but also in angiogenesis. It cuts the supply for the cancer cells to grow. सी, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही क्लियरली बताया कि गामा ओरिजिनॉल हम ये देखा गया है कि अगर हमारे शरीर में एनके सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट हो जाए तो वो कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देते। डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर शब्दों में बताया कि गामा ओरिजिनॉल में ये क्षमता है कि हमारे शरीर में टी सेल्स और एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो है वो पनपते नहीं है। यहाँ तक कि एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी कट करने की क्षमता गामा ओरिजिनॉल में पाई गई है। इसके अलावा मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप सब लोग गामा ओरिजिनॉल का सेवन अपने भोजन में करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अगर हर एक भारतीय को अपने शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट कैंसर सेल्स को पनपने से रोकना है, अगर हमें इस बढ़ती हुई नंबरिंग को, जो कि आज के समय पर हर 8 में से 1 व्यक्ति की है, और जानते हैं हम कि 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये 12% बढ़ जाएगी। अगर हमें इस नंबर को कंट्रोल करना है, इस बढ़ती हुई दर को कंट्रोल करना है, तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करवाना होगा। गामा ओरिजिनॉल ही हर एक भारतीय की पहली जरूरत है। जी हाँ, अगर आपको ये हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है और इन कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई को रोकने की जो क्षमता है वो गामा ओरिजिनॉल में है, और इस कैंसर को पनपने से रोक सकते हैं हम, अगर हम इन पर्टिकुलर फैक्टर्स का ध्यान रखें। अगर हम अपने जीवन में तंबाकू, सिगरेट, शराब
और प्रोसेस्ड फूड, पैकेट बंद खाने, इन सबको छोड़ दें और एक्टिव रहने की कोशिश करें। अगर इसके अलावा हमारे शरीर में हमने ये आदतें पकड़ ली, हमने अपने जीवन में इन आदतों को धार लिया, और इसके अलावा अगर हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है और इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो 100% चांसेस हैं कि हमें कैंसर जैसी समस्या नहीं हो सकती। ऑरिजिनल का सेवन करने से बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बता दिया कि साइंटिफिक टर्म्स में ये हमारे कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता है। तो आज की जानकारी से मैं समझती हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी जरूर मिली होगी।